नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी 100 पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि ये चौथा वीडियो होगा, पार्ट 4, और इसमें हम पीछे की क्लास में हिंदी का परिचय दिए और फिर आगे हम चैप्टर वाइज अब चालू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा। हिंदी एक भाषा है। भाषा हमने आपको बताया था, भाषा व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है जिस माध्यम से, वही भाषा है। हिंदी भी एक भाषा है। प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो हिंदी की भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है वर्ड। हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ड या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। हिंदी की नहीं कह सकते आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कह सकते। तो वर्ड हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ड है। यहाँ से प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो वर्ड। प्रत्येक भाषा में वर्ड का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर वर्ड का ज्ञान होगा तभी हम भाषा का ज्ञान कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी के वर्ड को देखेंगे। तो हिंदी में वर्ड, जिस प्रकार इंग्लिश में वर्डों की संख्या 26 होती है, उसी प्रकार हिंदी में भी वर्डों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड वे हैं जो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका हम खंडन न कर सके वही आपका वर्ड है। हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये 52 वर्ड को कई भागों में बांटा गया है और हिंदी वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर वर्ड, एक व्यंजन वर्ड। एक स्वर वर्ड, एक व्यंजन वर्ड। तो स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में 52 वर्ड हो गए। अब हिंदी को वर्डों को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ड, एक व्यंजन वर्ड। और वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड हैं जो स्वतः उच्चरित होते हैं, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर वे वर्ड हैं जो स्वतः उच्चरित होते हैं। ये किसी के सहयोग से नहीं उच्चरित होते, बल्कि स्वतः उच्चरित होते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम नाम की बात करें, कौन कौन 11 है? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं। अब स्वर के प्रकार की हम बात करते हैं। स्वर की प्रकार, तो स्वर के प्रकार में पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है प्लुत स्वर। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिसके उच्चारण में बड़ा कम समय लगता है, बड़ा अल्प समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अगर आप उच्चारण करेंगे तो अ, ई, उ, री, एक अ, एक छोटा ई, एक छोटा उ और एक री, ये आपके ह्रस्व स्वर है, इसमें बहुत कम समय लगता है। तो ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हो गए। उसके बाद दीर्घ स्वर में ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ठीक दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो स्वयं पाएंगे कि वास्तव में ये आपके दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये आपके दीर्घ स्वर है। एक संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर कौन है? संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो 2 स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये किसी न किसी योग से, किसी न किसी स्वर के योग से मिलकर बने हैं। 2 स्वर के योग से मिलकर बने। जैसे ए, अगर आप ए का उच्चारण करेंगे तो अ और ई आएगा, ई आ रहा है कहीं न कहीं,
अ और ई से ए, और अ और ए से ए, और ओ कहने पर ऊ का उच्चारण हो रहा है। देखिए लास्ट में, तो ऊ ओ जब कहेंगे तो ओ किससे मिलकर बना है, अ और ऊ से मिलकर बना है, और अ और ओ से मिलकर अ बना है। इस प्रकार से आपके 4 संयुक्त स्वर हो गए। अगर एक कंपटीशन में आए निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है तो आप उसको याद रखेंगे, इसी में से एक होगा ए ओ औ। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगा, यानी कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से ठीक तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर की संख्या मात्र 1 है, वह है ओम। यह खूब परीक्षाओं में आता है, टेट सुपर टेट में तो खूब आता है कि निम्न में से प्लुत स्वर है तो एक ओम। ओम, ओम शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, ओम ओम। तो इस प्रकार से आपके जो है 11 आपके स्वर हो गए। अगर हम बात करें कि हम तो और आगे पढ़े हैं, जैसे 2 की क्लास में, 1 की क्लास में, इससे हम आगे पढ़े हैं। अंग अंग और अह, अंग और अह को हम छोड़े हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें अंग और अह को वर्ड में कहाँ जगह दिया गया है, स्वर में कहाँ जगह दिया गया है, तो अंग और अह को हम ए अयोग वाह, अंग और अह को अयोग वाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे न तो स्वर में जगह दिया गया है न ही व्यंजन में जगह दिया गया है, इसलिए इसे अयोग वाह कहते हैं। तो प्रश्न अगर आए निम्न में से कौन सा अयोग वाह है, तो अंग और अह में से कोई एक होगा। ठीक, जो विकल्प में हो उसी को मार देंगे, क्योंकि अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। एक है अंग, अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। और एक अह है, अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। तो इस प्रकार से आपके अ से लेकर अंग अह तक आपके समस्त स्वर हो गए, और यह स्वर के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे व्यंजन। लेकिन आप लोग ख्याल करिएगा, अगर प्रश्न में आए निम्न में से हिंदी में वर्णों की संख्या होती है तो आप 52 करेंगे, निम्न में स्वर की संख्या होती है तो 11 करेंगे, व्यंजन की संख्या होती है तो 33 करेंगे। अब हम देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन 33 कौन कौन है? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता हो, यानी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, और उसी को हम व्यंजन कहते हैं। और किसके सहयोग की आवश्यकता होती है? स्वर की। जैसे क, अगर हम क करें तो क में अ है, क और अ, इसलिए यह आपका व्यंजन है, क्योंकि स्वर का सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए इसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। अब हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। व्यंजन के प्रकार की अगर हम बात करें तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक आपका होता है ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से ये व्यंजन के कुछ प्रकार हैं। इसको हम चर्चा कर रहे हैं अभी, लेकिन पहले हम 33 लिख दें। 33 हम लिख दें। कौन कौन है 33? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़,
लिख दे रहे हैं हम यार अलावा। उसके बाद स ख श ह। तो आपके इतने आप अगर देखेंगे तो 33 हो गए हैं। 5 5 10 15 20 25 25 4 25 4 29 29 और 4 33। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं क वर्ग, क वर्ग। इसको कहते हैं च वर्ग, इसको कहते हैं ट वर्ग, इसको कहते हैं त वर्ग, इसको कहते हैं प वर्ग। तो इस प्रकार से जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इतने को हम लोग स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो य र ल व है, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो 4 हैं, इसको हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इसके उच्चारण में हमको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन। प्रश्न आएगा निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, तो आप जानते रहिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अगर प्रश्न आए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगर कोई कहे, प्रश्न अगर ऐसा आए निम्न में से उस व्यंजन कौन सा है, तो उस व्यंजन श ख श ह, ये तालव्य स है, यह मूर्धन्य स है, ये दंत स है, और ये है। तो इस प्रकार से आपके 33 हो गए अगर आप गिनेंगे। लेकिन आप लोग कहेंगे कि अभी और व्यंजन है, छत्रंग ज्ञम श्र, ये सब क्या है, ढ क्या है, तो हम बात करते हैं वो क्या है। अगर हम बात करें श ख श ह तक हम लिखे थे, छत्रंग ज्ञम, एक और होता है श्र, जैसे श्री में लिखा जाता है, श्रृंखला में लिखा जाता है, ऐसे श्र। तो ये आपके क्या है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर प्रश्न आए निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो छत्रंग ज्ञ श्र, इसी में से एक आपका आंसर होगा। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। जैसे प्रश्न आता है छत्र किससे बना है, तो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। छत्र किससे बना है, छत्र किस पे लिख देते हैं, के यस एच ए, तो के आधा क और श से मिलकर बना है, क और श से मिलकर बना है। और त्र टी आर ए, यानी आधा त और र से मिलकर बना है। और ज्ञम जी वाई ए, तो आधा ज और इया से मिलकर बना, एक खूब पूछा जाता है। ज्ञ किससे मिलकर बना, आधा ज और इया से मिलकर बना है। और एक श्र अगर हम लिखते हैं तो ए यस एच आर ए, श्र, तो यहां से एक किससे मिलकर बना है, स और र से मिलकर बना, श्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। छत्रंग ज्ञ श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। हाँ, छत्र क और स से मिलकर बना। टीजीटी में एक प्रश्न ऐसा आया था कि छत्र बना है, तो क श और अ, क्योंकि इसमें स में अ है, तो ऐसे आप जब इसको जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। और एक है ड़ की बात कर लेते हैं। ड़ आपका क्या है, तो ड़ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसको हम द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इसको, या उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं।
उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन ड़ ढ को कहा जाता है। ड़ ढ को प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से द्विगुण व्यंजन है, तो ड़ ढ द्विगुण व्यंजन है। इस प्रकार से हम पूरे स्वर और व्यंजन 52 पूरा हो गया है। आपका स्वर और व्यंजन आपका खत्म रहा। फिर हम आगे कुछ नोट पॉइंट करके अगली क्लास में हम लिखवाएंगे, लेकिन हम बार बार कहेंगे वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा और थोड़ा क्लीन कम होगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आपका वीडियो बेहतरीन हो और आपके लिए हमारे लिए संसाधन बढ़े। लेकिन हम बार बार प्रयास करेंगे आप नोट्स जरूर बनाएं। हम 1 मिनट थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि 52 स्वर को हम गिना देते हैं। तो अभी हमने देखा था 11 आपके 52 वर्ण को हम गिना देते हैं, वर्ण को, जो हिंदी में 52 वर्ण अभी हमने बताया था। तो 11 क्या था? 11 स्वर था। उसके बाद 2 अंग और अह, उसके बाद 25 आपके स्पर्श व्यंजन थे, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन थे, 4 आपके उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन थे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन थे और 2 द्विगुण था। इस प्रकार से अगर आप जोड़ेंगे तो 52 वर्ण आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका स्वर और व्यंजन खत्म रहा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट